अगला क्वेश्चन है वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स, भाई जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दुनिया जानती है कि जो बीच वाले एलिमेंट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और हम उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो बच्चों, उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, आपने जब मेरा चित्र देखा जो मैंने आपको बना के बताया था, तो ये कहाँ रखे गए हैं? दे आर प्लेस्ड बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट, इधर एस ब्लॉक एलिमेंट है, एंड हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट। भाई दोनों के बीच में है। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का है। तो ये इन दोनों के बीच में रखे गए। तो पहला कारण तो ये होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स and highly electronegative p block elements, and highly electronegative p block elements। तो पहला कारण तो क्लियर हो गया, क्योंकि तिवारी सर ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इन्हें हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट और हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में रखा है, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन कहते हैं। और क्या है बच्चों, सबसे बड़ा कारण ये है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, दे आर हैविंग इनकम्प्लीट पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। पेनल्टीमेट मतलब क्या होता है तिवारी सर? बाहर वाले से एक अंदर वाला। इनका जो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल होता है 3D 4D 5D, वो कभी भी पूरा भरा नहीं होता, वो हमेशा इनकम्प्लीट होता है। भाई डी में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन पूरे होते ही नहीं है। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बच्चों वो ये होगा कि दे आर हैविंग, दे मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर हैविंग, इनके पास होता है इनकम्प्लीट, दे आर हैविंग इनकम्प्लीट पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स। इनका जो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल होता है, दे आर हैविंग इनकम्प्लीट पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स। बच्चों पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स का दूसरा नाम क्या है बोलो? n-1 डी ऑर्बिटल्स। इनका जो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तिवारी सर इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ? इनकम्प्लीट का मतलब हुआ दैट इज दे आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा पूरी तरह से भरा नहीं होता है। दे आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों को अगर आपसे पूछे कि भाई हम डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर प्लेस्ड बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट एंड हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट, इनके बीच में रखे गए हैं, एंड हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट। दूसरा, दे आर हैविंग इनकम्प्लीट पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, इनके जो दे आर हैविंग इनकम्प्लीट पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, है ना, इनके जो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं या पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे नहीं होते। डी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे तो हम उसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानेंगे, पूरे भरे नहीं होने चाहिए। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा एग्जाम्पल है। क्रोमियम है, मैंगनीज है, Mn, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, ये कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम ये ले सकते हैं क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। वाई? बताओ भाई क्यों? सीधा सा आंसर है तिवारी सर, बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। क्यों भाई? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल होता है या पेनल्टीमेट डी? सर पेनल्टीमेट डी होता है। आउटर मोस्ट चौथा होगा तो 3D में जाएगा, 5वां होगा तो 4D में जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर सीधा सीधा है
कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, है ना, बिकॉज, मैं बिकॉज से लिख रहा हूँ, क्यों? बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्ट में लिख दिया, इन देयर, दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। बताओ भाई, पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? और n-1 डी ऑर्बिटल, क्योंकि आउटर मोस्ट अगर है ना तो पेनल्टीमेट है ना ऑर्बिटल, तो ठीक, तो ये आंसर हो गया कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। भाई क्यों है पैरामैग्नेटिक? बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। चाहो तो एग्जाम्पल लिख दो, किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट का एग्जाम्पल लिख दो। चलिए सर, मैंने क्रोमियम लिख दिया, मैंने आयरन लिख दिया, मैंने कोबाल्ट लिख दिया, मैंने निकल लिख दिया। ये सारे के सारे ट्रांजिशन है, ये सारे के सारे जो मेटल एटम होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पेनल्टीमेट डी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अनपेयर्ड होंगे। कोई दिक्कत बच्चों? तो इसको नोट कर लीजिए कि ये जो होते हैं ये पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। तो बच्चों इस तरह से इस एपिसोड में हमने एक बेसिक थीम देखा, पूरा मैंने आपको टेबल बना के बताया कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उनकी प्लेसिंग कहाँ है। एफ ब्लॉक एलिमेंट को पूरी सीरीज के नीचे रखा गया है क्योंकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है। तो आपने पढ़ा कि भाई तिवारी सर, उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट डी में जाता है, n-1 डी में जाता है। बाहर वाले से एक अंदर वाले डी को पेनल्टीमेट डी कहते हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया कि जितनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनको कितनी सीरीज़ में बांटा गया है। तो आपने पढ़ा उनको 4 सीरीज़ में बांटा है, 3D ट्रांजिशन सीरीज़ या फर्स्ट, 4D या सेकंड, 5D या थर्ड, 6D या फोर्थ, 4 सीरीज़ में बांटा है। फिर मैंने बताया हर सीरीज़ का पहला मेंबर कौन है, आखिरी कौन है। फर्स्ट का कौन है बताओ, स्कैंडियम, लास्ट कौन है, जिंक, सेकंड का यट्रियम, लास्ट है कैडमियम। तो इस तरह से बताया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हमारे पेपर में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3D के आते हैं। तो हमने 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को शॉर्ट में लिखना सीखा, आर्गन के फॉर्म में। एंड आफ्टर दैट आई टोल्ड यू व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है कि डायमैग्नेटिक होता है। चलिए एक और चलते चलते एक क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको। मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, वाई जिंक कॉमा कैडमियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एंड Hg मतलब मरकरी। चलिए मैं इसको मिटा के लिखता हूँ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं मानते। वो डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, लेकिन हम उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ध्यान दीजिएगा, वाई जिंक कॉमा कैडमियम एंड मरकरी, जिंक होता है 30, कैडमियम होता है 48, मरकरी होता है 80, इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं मानते। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए भाई, इसका आंसर प्यारा है तो आंसर भी प्यारा होना चाहिए। चलिए आंसर करने की कोशिश करते हैं। बच्चों आपको याद हो मैंने आपको जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सिखाया था, है ना, सिखाया था नहीं सिखाया था बताओ, सिखाया था। क्या सिखाया था, जिंक 30 अगर है तो ये हो जाएगा आर्गन, है ना, आर्गन, ये हो जाएगा 3D10 और ये हो जाएगा 4s2। अच्छा, जिंक तो हमें याद है। जिंक के नीचे कौन है, जिंक के नीचे कैडमियम 48 है, कैडमियम के नीचे कौन है, कैडमियम के नीचे मरकरी 80 है। चलो ये वाला छोड़ दो, अगर ये 3D10 4s2 है तो एक एक बढ़ा दो, 4D10 5s2 हो जाएगा। ये 4D10 5s2 है तो ये 5D10 6s2 हो जाएगा। भाई मैंने कोई तीर नहीं मारा, मुझे पहले वाले का याद था। अब चूंकि जिंक के नीचे कैडमियम और कैडमियम के नीचे मरकरी है तो मैंने एक एक बढ़ा दिया, 3 की जगह 4, 4 की जगह 5, 4 की जगह 5, 5 की जगह 6, ये हो गया। अगर बच्चों मैं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं, इन तीनों का अगर मैं यहाँ पे लिखूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अगर मैं बच्चों यहाँ पर इन तीनों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा बताओ। मैं लिखूंगा तिवारी सर n-1 D10
NH2। बिल्कुल सही भाई, ये लिखूंगा ना। देखो बाहर वाला अगर n है तो अंदर वाले n-1 है D, तो n-1 D 10 NH2। आप मुझे बताओ ये जो तीनों के तीनों मैंने लिखे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका पेनिल्टिमेट डी ऑर्बिटल पूरा भरा है कि नहीं भरा है? पूरा भरा है तिवारी सर। तो अगर ये पूरा भरा है तो क्या हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट मानेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया है कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसमें मैंने दूसरा पॉइंट आप देखिए मैंने क्या बताया था, दे आर हैविंग इनकम्प्लीट पेनिल्टिमेट डी ऑर्बिटल। इनके डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होते हैं, यानी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे नहीं होते। लेकिन यहाँ तो क्या है, डी पूरा भरा है। जिंक का भी डी पूरा भरा है, कैडमियम का भी डी पूरा भरा है, और मरकरी का भी डी पूरा भरा है। तो क्या हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या हो गया, n-1 डी D10 NH2। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दी पेनिल्टिमेट डी ऑर्बिटल, दी हम लिख सकते हैं दी, पहले ये बनाना जरूरी है, बनाओगे तो आप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दी पेनिल्टिमेट डी ऑर्बिटल। अगर आपको पेनिल्टिमेट डी लिखने में दिक्कत हो रही है तो n-1 लिख दें, n-1 डी कर दें, n-1 डी ऑर्बिटल ऑफ किस किस के जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। पूरी तरह से भरे हैं, आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। आप देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर इसलिए दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसलिए प्यारे बच्चों हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते। ठीक है, तो बच्चों अगली सीरीज़ जो हमारी होगी, अगली जो हमारी जो सेगमेंट होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कलर फॉर्मेशन क्यों करते हैं। तो जो अगला सेगमेंट है बच्चों, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों। यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के इस सेगमेंट में बच्चों हम कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें कलर फॉर्मेशन है, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से फॉलो करिए। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन ये है कि What are the characteristics of transition elements? पहले तो ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, What are the, जिनके बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। What are the characteristics of transition elements और D block elements? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, और D block elements। चलिए बताइए भाई इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, है ना। इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बच्चों हम ये बोलते हैं दे आर, ये हम पढ़ा चुका हूँ मैं आपको कि इनका जो नेचर होता है, ये नेचर जो है इनका पैरामैग्नेटिक होता है। दूसरा क्या है भाई, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है तिवारी सर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? बस इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं। तो दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये जो है एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तीसरा, दे गिव कलर्ड आयंस, है ना, ये कलर्ड आयंस देते हैं। तीसरा बच्चों हम ये कह सकते हैं दे गिव कलर्ड आयंस, ये जो है रंगीन आयन देते हैं या कलर देते हैं, है ना। दे गिव कलर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, दे एक्ट एज कैटलिस्ट, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे एक्ट एज, ये जो है कैटलिस्ट, है ना, दे एक्ट एज कैटलिस्ट। दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, है ना, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल
कंपाउंड्स, ये जो है बच्चों इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। दे फॉर्म एलॉय, ये जो है एलॉयज बनाते हैं, दे फॉर्म एलॉयज। तो दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये पैरामैग्नेटिक नेचर होते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे गिव कलर्ड आयंस, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एंड दे फॉर्म एलॉयज। दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब बच्चों इनकी एक बहुत ही ट्रिमेंडस प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये अपने आप में एक बड़ी प्रॉपर्टी है ना। इससे पहले मैंने आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का जो क्वेश्चन करवाए थे, तो पेपर में हमारे क्वेश्चन पूछा आता है कि व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं बच्चों, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो क्यों करते हैं? तो व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है बच्चों, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो क्यों करते हैं? ठीक है, चलिए हमारा आंसर देखिए क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल और n-1 डी ऑर्बिटल। मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं इनका पेनल्टीमेट मतलब बाहर से एक अंदर वाले जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन कैसे, मैं आपको बताऊंगा। तो हम ये लिख सकते हैं द ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, unpaired electrons in their penultimate d orbitals। बच्चों पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स का दूसरा नाम बता सकते हैं आप? पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल का दूसरा नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। और n-1 डी ऑर्बिटल्स, है ना, इनके पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल या n-1 डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कैसे सर? मैं बताता हूँ आपको। देखो अब यहाँ भी इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों वो दो होती है, एक मिनिमम होती है और एक मैक्सिमम होती है। तो देखिए नंबर ए, इनकी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कम वाली, मिनिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये काहे पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ns ऑर्बिटल। यहाँ मैं लिखूंगा इट डिपेंड्स ऑन, बहुत इजी है बच्चों समझ लीजिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल है बच्चों? इन ns ऑर्बिटल। कि इनके ns ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें जो है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है। समझाऊंगा एक एक करके। मैक्सिमम किस पे डिपेंड करती है भाई? इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड करती है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल की बात चल रही है बच्चों, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है ns के पूरे इलेक्ट्रॉन और n-1 डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इट डिपेंड्स ऑन, बहुत आराम से बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns ऑर्बिटल। भाई ns ऑर्बिटल के तो पूरे इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स present in
n-1d ऑर्बिटल, प्रेजेंट इन n-1d ऑर्बिटल। तिवारी सर इसको समझाइए, समझ में नहीं आया? देखिए मैं आपको समझाता हूँ, है ना, बहुत ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि तिवारी सर टाइटेनियम 22 इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। भाई एक एलिमेंट है टाइटेनियम, इसका एटॉमिक नंबर 22 है, ये कौन कौन सी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा? चलिए देखते हैं। अगर बच्चों हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन आर्गन 3d2 4s2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। आर्गन 18 2 20 और 20 और 2 22, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? 3d कौन सा हो गया? n-1d हो गया। 4s कौन सा हो गया? ns हो गया। इसके ns ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो है ना, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, ये हो जाएगी +2। अच्छा, इसके d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर्ड। अगर आप d ऑर्बिटल बनाए हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड कितने हैं? 2। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ो, क्या लिखिए? इट डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ns ऑर्बिटल, तो ns में 2 हो गए, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1d ऑर्बिटल, तो इसके तो 2 हो गए और इसके 2 अनपेयर्ड है, तो 2 और 2 4 हो गए। तो मिनिमम तो +2 हो गई ये वाली, और मैक्सिमम क्या हो गई? +2 +3 +4। तो इसकी अगर कोई पूछे कि भाई टाइटेनियम की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक होगी, तो हम बोलेंगे +2 +3 +4। +2 इसकी मिनिमम हो गई और +4 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। वेरिएबल का मतलब होता है एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करना, ठीक है। देखिए वही लिखा है, मिनिमम किस पे डिपेंड करेगी? ns ऑर्बिटल के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है इस पे डिपेंड करेगी। मैक्सिमम किस पे डिपेंड करेगी? ns के टोटल इलेक्ट्रॉन और n-1d के अनपेयर्ड, तो 2 और 2 अनपेयर्ड, तो 4 हो गई। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों। किसी ने बोला भाई किसी ने बोला मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आर्गन 3d5 4s2। हमें इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। चलिए लिखते हैं। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ns पे डिपेंड करती है, तो कितनी हो जाएगी? +2, ये हो गई +2। मैक्सिमम कितने पे डिपेंड करेगी? d में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, ध्यान से देखिएगा। d में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम 2 ये और 5 अनपेयर्ड ये, तो 5 और 2 7, तो हमें 7 तक जाना है। +2 +3 +4 +5 +6 +4। तो कोई अगर हमसे पूछे कि भाई मैंगनीज की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, हम बोलेंगे +2 होगी, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +7 होगी। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों अगर कोई एलिमेंट शो करता है तो वो एलिमेंट कौन है बच्चों, बताओ? वो एलिमेंट है हमारा मैंगनीज। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो वही मैंने लिखवाया है। अब बताइए, अगर इसके पास अगर पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते तो क्या एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती? क्या नहीं होती। तो बच्चों क्या लिखा है? द ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, क्योंकि इसके पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ns पे डिपेंड करती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के टोटल पे डिपेंड करती है। चलिए 1-2 एग्जांपल मैं आपको और लेता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, थ्योरी पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, अगला मैंने लिखा, ध्यान दीजिएगा, अगला मैंने लिखा कि भाई आयरन, फॉर एग्जांपल आयरन की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए। आयरन 26 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखें। आर्गन ये हो गया 3d6 और ये हो गया 4s2। चलिए इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ns पे डिपेंड करती है, ns में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? +2, तो मिनिमम +2 हो गई। मैक्सिमम किस पे डिपेंड करती है? इसके टोटल और इसके अनपेयर्ड।
इसके टोटल 2 हो गए। 3D में अनपेयर्ड कितने होंगे देखो इस समय, 1 2 3 4 5, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो मैक्सिमम 2 ये और 4 अनपेयर्ड ये, तो 4 और 2 6, तो +2 +3 +4 +5 +6। अगर तो आपसे कोई बोले बच्चों कि आयरन की कितनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, तो हम बोलेंगे +2 से लेके +6 तक हो सकती है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, हम यहाँ पे नंबर 2। अगर किसी ने हमसे बोला आयरन 26, कोबाल्ट 27 की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, क्या होगा बोलो? आर्गन, ये हो जाएगा 3D7 और 4s2, 27 से 18 2 20 और 7 27। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड करेगी? 4s पे डिपेंड करेगी। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4s में? 2, तो मिनिमम हो गई +2। मैक्सिमम इसके पूरे, इसके अनपेयर्ड। अगर हम इसके अनपेयर्ड की बात करें बच्चों, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? डी में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। कितने अनपेयर्ड हो गए? 3, और ये 2 5, तो 3 और 2 5, तो मैक्सिमम 5 हो जाएगी, +2 +3 +4 +5। तो कोबाल्ट की बच्चों जो हमारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 से लेके +5 तक होगी। +2 हमारी मिनिमम होगी और +5 हमारी मैक्सिमम होगी। अब सुनिए, अब ये क्यों कर रहे हैं भाई? ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होते तो क्या करता? वो शो करते नहीं करते। चलिए नोट करिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मान लीजिए जिंक है, जिंक है ना, जिंक बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो नहीं करता। देखिए अगर हम जिंक की बात करें, अगर आप जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बच्चों, तो ये हो गया आर्गन, ये हो गया 3D10 और ये हो गया 4s2। अब यहाँ पे मिनिमम तो होगी +2, लेकिन इसके बाद एक भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। क्यों? डी पूरा भरा है, देखो ना, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब है एक ही होगी। तो क्या जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? नहीं, जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता, क्योंकि इसके पेनल्टीमेट डी में, बाहर वाले के अंदर वाले डी में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर हमारे पेपर में पूछा जाता है कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, तो उसका आंसर यही होगा, बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट NS पे डिपेंड करती है, बाहर वाले पे डिपेंड करती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर वाले का टोटल और अंदर वाले के अनपेयर्ड दोनों के टोटल पे डिपेंड करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सो मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं, मैग्नेटिक नेचर का पूछता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पेपर में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक नेचर पर बेस है, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। which will be more paramagnetic in nature, which will be more paramagnetic in nature। इन दोनों में से ज़्यादा पैरामैग्नेटिक किसका नेचर होगा? पहला है Fe2 और Fe3। बच्चों ये रोमन वर्ड में जो लिखा रहता है ना, उतने पॉजिटिव चार्ज होते हैं। 2 है मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज है, 3 है मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज है। बताइए बच्चों, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? कि जो हमसे पूछा गया है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक तो दोनों होंगे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जिसके बाद ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। आपने पढ़ा है, पूरे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड होते हैं तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड होते हैं तो पैरामैग्नेटिक। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले आपको दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। बच्चों पहले आपको दोनों का क्या लिखना पड़ेगा बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। चलिए दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। Fe2, पहले Fe2 का लिखते हैं। Fe2 का मतलब क्या हुआ बच्चों? Fe2+। Fe2 का मतलब Fe2+।
चलिए आयरन का कितना होता है 26, है ना। अगर हम आयरन का लिखें बच्चों Fe का, तो Fe का होता है 26 होगा तो क्या लिखेंगे आर्गन, और ये हो गया 3d6 और ये 4s2, 18 2 20 से 26। लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है, 2 का मतलब 2 प्लस, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 का मतलब 2 प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो। हमने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, ये हो गया 4s0। अब यहाँ पे अगर 3d6 लिखा है तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे देख लो, आप देख लो, d 5 होते हैं, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 3d है, ये 3d है। 3d में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ, 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयरफॉर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए अब Fe3 की बात करते हैं, Fe3 की, Fe3 मतलब 3 पॉजिटिव है। आयरन का क्या होता है 26 का, आर्गन 3d6 4s2, 26 का यही होता है। अब ये 3 है तो इसके पास 3 प्लस है, मतलब हमें 3 इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेंगे, तो 2 यहाँ से निकाल देते हैं और 1 यहाँ से निकाल देते हैं। जब 2 यहाँ से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 4s0, 1 यहाँ से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 3d5। इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। अब इसका देखते हैं कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका d बनाते हैं 3d, ये बना लिया 3d, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। बताओ भाई इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ बच्चों पैरामैग्नेटिक तो दोनों है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कौन होगा, जिनके पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर Fe3 will be more paramagnetic in nature. Fe3 will be more paramagnetic in nature। दोनों में से बच्चों Fe3 जो होगा, यानी जिसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, वो क्या होगा बच्चों, ज़्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। कोई दिक्कत, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। हमारा जो अगला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें एक नया क्वेश्चन हमारे पेपर में ज़रूर आता है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स गिव कलर्ड आयंस या शो कलर। तो पेपर में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन ट्रांजिशन की स्पेलिंग क्या होगी, TRANSITION, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स गिव कलर्ड आयंस और गिव कलर, या तो सिंपली कह सकते हैं गिव कलर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये कलर्ड आयन क्यों देते हैं या कलर शो क्यों करते हैं, गिव कलर, है ना, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों क्वेश्चन। चलिए देखते हैं भाई इसका आंसर क्या है। देखो बच्चों, कभी कभी लोग ये कहते हैं कि इस यूनिट से रीजनिंग क्वेश्चंस आए, तो आप ये लिख दो कि इट टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, तो आपको नंबर मिल जाएगा। बात भी सही है, मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर यही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स गिव कलर्ड आयंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। इनके पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण ये कलर देते हैं, कलर्ड आयंस देते हैं या कलर देते हैं। फिर एक क्वेश्चन, सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कलर का क्या मतलब। भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं तो उससे कलर का क्या मतलब। देखिए सुनिए, बात समझिए, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताऊं मैं आपको, समझिएगा बात को। मान लीजिए
ये d ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, ये d ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल है। किसका है? ये मेटल का है ना, निकल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, ये उसका d ऑर्बिटल है ना। समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ये इनमें इलेक्ट्रॉन है, ये इनमें इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 लिगेंड जाने हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लीजिए 2 अमोनिया लिगेंड इसमें जाने हैं। तो जब 2 अमोनिया लिगेंड जाएगा तो एक लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी पास 2 इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो जब कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन की तरफ जाता है, उसके d ऑर्बिटल की तरफ जाता है जुड़ने के लिए, whenever any ligand approach towards d orbital of central metal ion या मेटल, then तो उसके d ऑर्बिटल को खाली करने के लिए, भाई उसके d ऑर्बिटल को खाली करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल से दूसरे पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल में जाते हैं। ये वाला यहाँ के पेयरिंग कर लेगा, ये वाला यहाँ के पेयरिंग कर लेगा। तो एक d ऑर्बिटल से निकल गए और दूसरे d ऑर्बिटल में जा रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं dd ट्रांजिशन। बोलो भाई इसको क्या बोलते हैं? बोलो dd ट्रांजिशन। ठीक है, ये कब होता है? ये तब होता है जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल की तरफ जाते हैं। पेनल्टीमेट क्यों बोल रहे हैं? जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पेनल्टीमेट d में ही जाता है। तो क्या होता है? dd ट्रांजिशन होता है। अब होता क्या है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ से निकला, इसने निकल के यहाँ गया, ऐसे गुलटियाँ खाते हुए गया, तो ये कुछ कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये नीचे से ना, जैसे मान लो ये है यहाँ पे, ये निकल के ऊपर गया, तो जब ये निकल के ऊपर जाता है तो ये कुछ कलर को एब्जॉर्ब करता है, और जब नीचे आता है और नीचे आके ये पेयर हो जाता है, ये उल्टा होके पेयर हो गया, तो जो कलर इसने एब्जॉर्ब किया था उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को एमिट करता है और वो कलर हमें दिखता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? देखो है ना, जैसे मान लो ये है, जैसे सपोज करो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया? वो इसमें आ गया, ये वाला इसमें आ गया। तो जब आया होगा तो पहले यहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा, निकल के फिर यहाँ पेयर हो जाएगा। तो अगली कंडीशन क्या हो जाएगी? देखो मैं बताऊँ आपको, देखिए समझिए, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5, अगली कंडीशन ये हो जाएगी, ये 2 घर खाली हो जाएंगे, ये 2 घर खाली हो गए अमोनिया के, एक ये भी खाली हो गया और एक घर ये भी खाली हो गया। तो वो घूमते घूमते वो आया, एक इसमें आ गया, इसमें आ गया। तो जब वो ऊपर रहता है ना तो वो कलर को एब्जॉर्ब करता है, कोई कलर को विजिबल रीजन से एब्जॉर्ब करता है, और जब वो इस ऑर्बिटल में आ जाता है तो वो कलर जो एब्जॉर्ब किया था उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को एमिट करता है। तिवारी सर समझ में नहीं आया? कॉम्प्लीमेंट्री कलर, अगर ये नीले रंग को एब्जॉर्ब करेगा तो लौटने के बाद ये लाल रंग देगा और सॉल्यूशन हमें लाल दिखाई देगा। अगर ये लाल रंग को एब्जॉर्ब करेगा तो लौटने के बाद ये नीले रंग को एमिट करेगा और सॉल्यूशन हमें नीला दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा कब? ऐसा तभी होगा जबकि उसके पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यानी किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के अगर पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें क्या होता है? बोलो dd ट्रांजिशन होता है। अगर dd ट्रांजिशन होगा तो वो क्या करेगा? कलर देगा। अगर किसी भी एलिमेंट के पेनल्टीमेट ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, जोड़े में एक भी नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो क्या उसमें dd ट्रांजिशन होगा? नहीं, उसमें dd ट्रांजिशन नहीं होगा। dd ट्रांजिशन नहीं होगा तो क्या वो कलर देगा? वो कलर नहीं देगा, है ना। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, कलर देने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं, तो ये आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर ये होगा, इसका जो आंसर है, चलिए हम देखते हैं। तो हम लिखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स गिव कलर्ड आयंस या गिव कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल ड्यू टू विच dd ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, है ना। तो हम ये लिखते हैं इसका आंसर, सिंस ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल, अनपेयर्ड होते ही होते हैं, कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
unpaired electrons in their 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 penultimate d orbitals, penultimate d orbitals, बताओ बच्चों penultimate d orbitals का दूसरा नाम क्या है बताओ, और n-1 d orbital, और n-1 d orbital है ना। अगर आप पेपर में पेनल्टीमेट नहीं लिख पाए तो n-1 d लिख सकते हैं। देयरफॉर अब अनपेयर्ड है तो क्या होगा, जब वो लिगेंड जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एक डी से दूसरे डी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे। तो देयरफॉर यहाँ लिख दो, देयरफॉर डी डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। बच्चों ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये वर्ड लिखा है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। डी डी ट्रांजिशन, देयरफॉर डी डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, इसलिए डी डी ट्रांजिशन होता है। ड्यू टू विच, जिसके कारण, ड्यू टू विच ट्रांजिशन एलिमेंट्स गिव कलर्ड आयंस और गिव कलर, ड्यू टू विच ट्रांजिशन एलिमेंट्स गिव कलर्ड आयंस और कलर। ये कलर्ड आयंस देते हैं, या कलर देते हैं, कोई दिक्कत। तो सीधा सा आंसर ये है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डी डी ट्रांजिशन होगा, और डी डी ट्रांजिशन होगा तो जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कलर देंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल CuH2O होल 4 2 पॉजिटिव, ये किसका कॉम्प्लेक्स है, कॉपर का है। कॉपर के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, तो वो कलर देगा। इसी तरह से मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिखा CrH2O होल 6, है ना, यहाँ लिखा 3 पॉजिटिव, क्रोमियम है, क्रोमियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कलर देगा, ठीक है। तो कलर देने के लिए बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डी डी ट्रांजिशन होगा तो वो कलर देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर इसलिए देते हैं क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उनमें डी डी ट्रांजिशन होगा, और डी डी ट्रांजिशन होगा तो वो कलर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, कलर फॉर्मेशन पर बेस्ड ही हम एक क्वेश्चन करते हैं। वाई CU1 मतलब एक चार्ज है, वाई CU1 इज कलरलेस। CU1 जो होता है वो कलरलेस होता है, CU1 इज कलरलेस, वाइल जबकि CU2 इज कलर्ड। एक हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि जो CU1 होता है वो कलरलेस होता है, जबकि जो CU2 होता है वो कलर्ड होता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए भाई हम इसका आंसर देखते हैं। कॉपर, बच्चों अगर हम कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कॉपर का 29 होता है ना, ध्यान दीजिएगा, कॉपर 29 होता है। तो एक्सेप्शन है, हम लिखते हैं आर्गन 3d10 4s1, यही तो लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? आर्गन 3d10 4s1। भाई ये तो कॉपर का हो गया जो हमें मालूम था। अब हम पहला वाला अगर देखें तो कॉपर पर एक पॉजिटिव 1 है, CU1। CU1 का मतलब होता है कॉपर पर एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें। चलो कम करते हैं, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 3d10, ये हो जाएगा 4s0। बताओ भाई क्या d ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तिवारी सर नहीं है। क्यों? आप देखो ना, अगर d में आप 10 भरो, 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर मान लो CU1 के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या डी ट्रांजिशन होगा? नहीं होगा। डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो क्या कलर देगा? नहीं देगा। तो हम ये ले सकते हैं कि CU1 हैज़ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पेयर्ड है, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर नो डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। इसके अंदर जो है डी ट्रांजिशन नहीं होगा, नो डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, इसके पास डी ट्रांजिशन नहीं होगा। देयरफॉर CU1 इज कलरलेस। इसलिए बच्चों जो CU1 होगा वो कलरलेस होगा। तो CU1 की हमारी बात क्लियर हो गई।
चलिए अब Cu2 देखते हैं। Cu2 में क्या है बच्चों कि दो पॉजिटिव हैं। अगर दो पॉजिटिव हैं तो एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा। चलिए निकालते हैं। ये हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 3D9, ये हो जाएगा 4s0। एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला। तो अगर ये 3D9 है तो एक अनपेयर्ड हुआ कि नहीं हुआ? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड हुआ। एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डी ट्रांजिशन होगा। डी ट्रांजिशन होगा तो वो कलर देगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, है ना, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भैया? सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कितने हो गए बोलो? देयरफॉर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। देयरफॉर 1 बोलो, 1 क्या है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं भाई? Cu2 का। Cu2 कंटेन, हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि Cu2 कंटेन कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलो? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, इसलिए इसके पास क्या होगा? डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, इसलिए क्या होगा? देयरफॉर Cu2 इज कलर्ड, इसलिए जो Cu2 होगा बच्चों वो कलर्ड होगा। तो सीधी सी बात कि अगर हमारे पेपर में ये पूछा Cu1 कलरलेस क्यों होता है, इसके पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो ये कलरलेस होगा। Cu2 कलर्ड क्यों है? इसलिए कलर्ड है, इसके पास 3D9 है, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डी ट्रांजिशन होगा, तो ये कैसा होगा? ये कलर्ड होगा। कोई दिक्कत बच्चों? है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों हमारे पूछे जाते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं ना, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसी पर बेस्ड है, ठीक। चलिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है वाई द सॉल्ट्स ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, है ना, हमारा क्वेश्चन है बच्चों ये, वाई दी सॉल्ट्स ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर कलरलेस। क्वेश्चन ये है जिंक, कैडमियम और मरकरी के जो सॉल्ट होते हैं ये कलरलेस क्यों होते हैं, है ना। या पेपर में बच्चों ये ऐसे अभी आता है, वाई Zn2+, Cd2+ एंड Hg2+ आर कलरलेस। बच्चों सॉल्ट क्यों बोला है? क्योंकि सॉल्ट के अंदर जो आयंस होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं? सॉल्ट के अंदर जो आयंस होते हैं वो, सॉल्ट के अंदर जो मेटल होते हैं वो आयन के फॉर्म में होते हैं। तो ये ऊपर वाली चीज़ या नीचे वाली चीज़ सेम है। चलिए आंसर लिखते हैं बच्चों, हम इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले हम जिंक को देखते हैं, Zn2+ को देखते हैं। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? आर्गन 3D10 4s2, यही होता है। जिंक पे कितने प्लस हैं? 2 प्लस हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 4s0। चलिए नीचे बढ़ते हैं भाई, 2 प्लस थे ना, हटा दिया। कैडमियम आ गया Cd2+, हमें नहीं मालूम, एक बढ़ा दो डैश, ये हमने लिख दिया 4D10 5s2, लेकिन 2 प्लस है तो यहाँ भी हट जाएगा, ये 0 आ जाएगा। मरकरी आयन Hg2+, ये मालूम सॉल्ट है। जिंक, कैडमियम, मरकरी का अगर सॉल्ट आपसे बोला जाए ना तो सब में 2+ लगा देना। तो ये जिंक का सॉल्ट Zn2+, कैडमियम का सॉल्ट Cd2+, मरकरी का सॉल्ट Hg2+। इसका क्या हो जाएगा बोलो? एक और बढ़ा दो, 5D10 6s2 होता है, 2 पॉजिटिव है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पर बताइए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? देयरफॉर ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 है ना, तो 5 5 के 2 जोड़े बन जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी
ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ भी देखिए 5 में, देयरफॉर ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जोड़े में हैं। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे पेयर्ड हैं। तो क्या इनमें डी ट्रांजिशन होगा? नहीं होगा। डी ट्रांजिशन नहीं हो तो क्या ये कलर देंगे? नहीं देंगे। तो इनके सॉल्ट्स कैसे होंगे? कलरलेस। तो हम ये लिख सकते हैं सिंस द सॉल्ट्स ऑफ जिंक Zn2+, Cd2+ and Hg2+ contain all paired electrons, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। कंटेन ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। देयरफॉर नो डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, नो डी ट्रांजिशन टेक प्लेस, उनके अंदर डी ट्रांजिशन होगा ही नहीं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो क्या उनके अंदर डी ट्रांजिशन होगा क्या बच्चों? नो डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, है ना। देयरफॉर दे आर कलरलेस। इसलिए बच्चों ये कैसे होते हैं? ये जो है कैसे होते हैं? ये कलरलेस होते हैं। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डी ट्रांजिशन होगा, डी ट्रांजिशन होगा तो वो कलर्ड होंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर नहीं होगा। इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। 3D ट्रांजिशन सीरीज़ के जो मैंने आपको बताए हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, केवल उनको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो ये था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो जो है उनके जो सॉल्ट्स होते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी के, वो कलरलेस क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं? कॉम्प्लेक्सेस मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बच्चों ध्यान रखना, पेपर में ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड, है ना। मैं लिख देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कह दो तो भी सही है, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड, दोनों बात एक ही है। नहीं तो पता चला कि पेपर में आ गया कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्यों बनाते, और आप पेपर में छोड़ा कि तिवारी सर आपने तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाया था। चलिए अब इसका आंसर समझिए। मुझे बताइए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनके पेनल्टीमेट जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं कि इनकम्प्लीट होते हैं? बताइए। सबसे शुरुआत मैंने यहीं से की थी, तिवारी सर इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ? क्या पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे होते हैं? क्या नहीं भरे होते, यानी इनके जो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स हैं वो खाली होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इनमें ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो पहला पॉइंट ये होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन बिकॉज, है ना। इसका आंसर जब आप लिखोगे तो लिखोगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस, है ना, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड बिकॉज, क्योंकि, है ना, कई सारे रीजन है ना, बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन क्या है भाई, दे हैव वेकेंट पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। इनका जो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल है वो खाली होता है। बिल्कुल सही सर, दे हैव वेकेंट मतलब खाली होता है, वेकेंट पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। इनका जो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल होता है 3D 4D 5D वो खाली होता है। तो खाली होने से क्या होता है, ये लिगेंड जो उससे जुड़ता है उसका इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, इनका जो ट्रांजिशन मेटल होता है उसका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है ना। स्मॉल साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, इनके जो ट्रांजिशन मेटल जो होता है उसका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। इस ड्यू टू बिकॉज स्मॉल साइज ऑफ ट्रांजिशन
ट्रांजिशन मेटल का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, ये भी एक कारण है। तीसरा कारण क्या है? हाई चार्ज डेंसिटी ऑन ट्रांजिशन मेटल आयन। हाई चार्ज डेंसिटी ऑन ट्रांजिशन मेटल आयन। ट्रांजिशन मेटल आयन पर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, हाई चार्ज डेंसिटी ऑन ट्रांजिशन मेटल आयन। ट्रांजिशन जो मेटल आयन होते हैं उनकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। चौथा पॉइंट, क्यों भाई? दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी एक पॉइंट है। अगला पॉइंट हम ये कह सकते हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों, यदि आपके पेपर में पूछा जाए कि ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं क्योंकि नंबर 1 उनके पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल वैकेंट यानी खाली होते हैं। नंबर 2 उनका जो ट्रांजिशन मेटल आयन है उसका साइज बहुत छोटा होता है। नंबर 3 वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, है ना। नंबर 4 उनकी जो चार्ज डेंसिटी होती है, जो चार्ज होता है मेटल पे, वो बहुत ज़्यादा होता है। हम चाहे तो एक एग्जांपल लिख के बता सकते हैं। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाई है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लोगों ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताए थे, सारे के सारे ट्रांजिशन के थे। फॉर एग्जांपल CuH2O होल 4 2 पॉजिटिव, देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉपर का है। दूसरा एग्जांपल ले लो Cr अमोनिया ले लो, कुछ भी ले लो, एनी कंपाउंड कैन बी टेकन। CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं वो कौन बनाते हैं भाई? तिवारी सर, वो ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं। तो भाई क्यों बनाते हैं? तो पहला कारण ये वैकेंट डी ऑर्बिटल, स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नोट कर लीजिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉयज? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयज? ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो एलॉय क्यों फॉर्म करते हैं? तो बच्चों, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटॉमिक साइज होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। एटॉमिक साइज और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो लगभग इक्वल होती हैं। इक्वल प्रॉपर्टीज़ होने के कारण इनके एटम्स जो है एक दूसरे में आसानी से मिक्सअप हो जाते हैं क्रिस्टल लैटिस में, और इसलिए ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं मेटल्स का, या आपस में दो मेटल्स का, या मेटल्स और नॉन मेटल्स का, जिसे हम एलॉय कहते हैं। तो हम इसका आंसर ये लिखेंगे, सिंस ट्रांजिशन मेटल्स, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइज, लगभग उनका जो साइज होता है वो इक्वल साइज होता है, हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइज, देयरफॉर इसलिए their atoms mix together easily in crystal lattice, therefore their atoms mix together easily in crystal lattice, in crystal lattice। इसलिए इनके जो मेटल्स होते हैं वो क्रिस्टल लेटिस में इजीली मिक्स हो जाते हैं एंड फॉर्म एलॉयज, है ना, और मिक्स होकर क्या बना लेते हैं? एलॉय बना लेते हैं। Since the transition metals have almost equal size, therefore their atoms mix together easily in crystal lattice and form alloys, है ना। For example अगर हम एलॉय का एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल क्या है? कॉपर जिंक, है ना, कॉपर एंड जिंक। बताओ बच्चों, कॉपर एंड जिंक किसका एलॉय होगा? कॉपर एंड जिंक विल बी एन एलॉय ऑफ ब्रास, विल बी कॉल्ड एज ब्रास, है ना। जैसे ब्रास है, ब्रास एक एलॉय है, ये किस का एलॉय है बोलो? कॉपर एंड जिंक का एलॉय है। तो कोई बोले बच्चों कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स एलॉय क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनके जो एटॉमिक साइज होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं और भी प्रॉपर्टीज कुछ सेम होती हैं, इसलिए इनके जो एटम्स हैं वो क्रिस्टल लेटिस में मिक्सअप हो जाते हैं, और मिक्सअप हो जाने के बाद एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। देयर एटम्स मिक्स टुगेदर इजीली इन क्रिस्टल लेटिस, मिक्स टुगेदर इजीली in crystal lattice to form homogeneous mixture, to form homogeneous mixture
टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर कॉल्ड एलॉयज। उस होमोजीनियस मिक्सचर को बच्चों हम क्या बोलते हैं? उसे हम एलॉय कहते हैं, है ना। नोट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल ब्रास किस किस का एलॉय है बच्चों? ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, है ना। ब्रास किस किस का एलॉय होता है बच्चों बताइए? ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि एलॉय क्या होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि जो एलॉय है वो कौन बनाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बच्चों जब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स एलॉय बना लेते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है? आप एलॉय के फ़ायदे बता सकते हैं क्या होता है? एलॉय के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं। नंबर 1, दे आर हार्डर, ये जो है कठोर होते हैं, नॉर्मल मेटल की अपेक्षा हार्डर होते हैं। नंबर 2, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तीसरी चीज़ क्या है? दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इनमें जंग नहीं लगता, दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इनमें जो है जंग नहीं लगता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि दे आर हार्डर, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन बच्चों जो बहुत मशहूर क्वेश्चन है, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज कैटलिस्ट? वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स, TRANSITION ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट, है ना। आपने देखा होगा कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उसमें हम ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट को कैटलिस्ट के फॉर्म में लेते हैं। बहुत सारे आंसर हैं बच्चों कि हम ये कह सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज कैटलिस्ट बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट बिकॉज, कैटलिस्ट का काम करते हैं, एक्ट एज कैटलिस्ट बिकॉज नंबर वन दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। बहुत सारे रीज़न है बच्चों। पहला ये है दे कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। सबको मालूम है भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। मालूम है नहीं मालूम भाई? पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। बच्चों जितनी प्रॉपर्टी आपको इसकी मालूम है सारी लिख दो। नंबर टू बताओ तो दूसरी क्या है? दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो वेरिएबल, दे शो क्या शो करता है बताओ? दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। नंबर 3 क्या है बच्चों? दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया विथ फ्री वैलेंसी ऑन विच रिएक्टेंट आर एब्जॉर्ब। ट्रांजिशन मेटल का जो सरफेस एरिया होता है ना बच्चों वो बहुत ज़्यादा होता है, तो हम ये कह सकते हैं दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया विथ फ्री वैलेंसीज, विथ फ्री वैलेंसीज ऑन विच reactants are absorbed, तो बच्चों ये इसके पूरे रीज़न हो गए। पहला रीज़न अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, दूसरा रीज़न दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरा रीज़न दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ऑन विच रिएक्टेंट्स आर एब्जॉर्ब, है ना। अगर आप इसका एग्जाम्पल लिखें बच्चों तो बहुत सारे मेटल्स हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं। आयरन कैटलिस्ट का काम करता है, निकल कैटलिस्ट का काम करता है, कोबाल्ट कैटलिस्ट का काम करता है, कॉपर कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट, तो हम ये कह सकते हैं बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 2 दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर 3 दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया विथ फ्री वैलेंसी ऑन विच रिएक्टेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, है ना बच्चों। इसको नोट कर लें, ऑन विच रिएक्टेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड नहीं होगा, ऑन विच रिएक्टेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब मतलब उसकी सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं जहां पर केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये जो है बच्चों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपने कैटलिस्ट देखा होगा हम किसको यूज़ करते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। नोट कर लीजिए। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, तैयार हो जाइए इसके लिए।
दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। why do transition elements form interstitial compounds, interstitial compounds, इसको बच्चों एक और नाम से जाना जाता है, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन ये है बच्चों कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स जो है क्यों बनाते हैं। देखिए मैं आपको पहले डायग्राम बता दूं। डायग्राम आपके कोर्स में नहीं है लेकिन आपको याद रखना है ना। चलिए बच्चों, सपोज करिए कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होती है ना। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होते हैं कि जो छोटे छोटे एटम्स हैं नॉन मेटल्स के, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके छोटे छोटे एटम्स, नॉन मेटल्स क्या हो सकते हैं? कार्बन हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं। तो नॉन मेटल्स के छोटे छोटे एटम्स इन स्पेसेस में आ जाते हैं। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है ना बीच में जो खाली होती है, इसमें नॉन मेटल्स के एटम्स आ जाते हैं। इन नॉन मेटल्स के एटम्स आ जाने के कारण ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये बहुत हार्ड हो जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। तो हम ये क्या कह सकते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स हैव इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, in which the non-metals of smaller atoms such as carbon, hydrogen, oxygen is being trapped, उसके अंदर आ जाते हैं, due to which their tensile strength is increased and their melting point is also increased. Such compounds are called interstitial compounds. ऐसे compounds को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे compounds को हम interstitial compounds कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए लिखते हैं बच्चों हम। तो डायग्राम से आपकी जो फिल्म थी वो क्लियर हो गई होगी। अब हम इसका आंसर लिखते हैं कि नंबर 1 पॉइंट में लिखते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैव इंटरस्टिशियल स्पेस इन देम। तो हमने पहला पॉइंट लिख लिया कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होता है उनके पास इंटरस्टिशियल स्पेस होती है। मेटल्स हैव इंटरस्टिशियल स्पेस इन देम, खत्म बात। इन विच दे ट्रैप at non-metals of smaller atoms, है ना। नंबर 2, in which, जिसके अंदर ये क्या करते हैं? चलिए अब डायरेक्टली लिख देते हैं, 1 2 नहीं लिखेंगे, है ना। इंटरस्टिशियल स्पेस इन देम, इन विच, जिसके अंदर दे ट्रैप, ये ट्रैप करते हैं, ट्रैप मतलब पकड़ लेते हैं। दे ट्रैप दी स्मॉलर एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स, दे ट्रैप दी स्मॉलर एटम्स ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के छोटे छोटे एटम्स को ये ट्रैप कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, कार्बन है एंड हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या करते हैं? छोटे छोटे नॉन मेटल्स के जो एटम्स हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसको ट्रैप कर लेते हैं। जब ट्रैप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई इससे? ड्यू टू विच, जिसके कारण देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इंक्रीज। इनकी जो मजबूती है बच्चों वो बढ़ जाती है। their tensile strength is increased, इनकी जो मजबूती है वो बढ़ जाती है। their melting point is increased, इनका melting point भी बढ़ जाता है। their melting point is increased, इनका melting point भी बढ़ जाता है। and they become hard, और बच्चों वो मजबूत भी हो जाते हैं। and they become hard, और वो मजबूत भी हो जाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। कोई अगर एग्जांपल पूछे भाई एक आध एग्जांपल दो, तो हम एग्जांपल लिख सकते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बच्चों एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड है।
किस किस से बनता है? आयरन होता है, और आयरन के अंदर जो छोटे छोटे सुराख होते हैं, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है, वहाँ पे कार्बन आ जाता है। तो इस हम कह सकते हैं स्टेनलेस स्टील इज एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ऑफ, किसका है? ऑफ आयरन फॉर्म्ड बाय, ऑफ आयरन ट्रैप्ड बाय, ऑफ Fe मतलब आयरन ट्रैप्ड बाय कार्बन, ट्रैप्ड बाय कार्बन। तो कोई है ना, हमारा क्वेश्चन है ऑल्दो यद्यपि कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर ले लो चाहे सिल्वर ले लो या गोल्ड ले लो, हैव कंप्लीटली फिल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हैव कंप्लीटली फिल्ड d orbitals yet they are considered as transition element, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है बच्चों। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी वाई कैसे तिवारी सर? देखिए हम इसका कन्फिग्रेशन लिखते हैं। अगर हम कॉपर का लिखें, कॉपर 29 होता है। सिल्वर का लिखें, सिल्वर कितना होता है बच्चों बताओ? सिल्वर 47 होता है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कितना होता है बताइए? 7 2 9 और 7 79 होता है। अगर हम कॉपर का लिखें बच्चों कन्फिग्रेशन, तो ये हो जाएगा आर्गन, आपने लिखा होगा 3d10 4s2, मैंने आपको बताया था 4s2 नहीं, इट विल बी 4s1, ठीक है। ये इन अवर प्रीवियस सेगमेंट बच्चों मैंने आपको कॉपर का कन्फिग्रेशन बताया था। आर्गन 18 होता है, 18 और 1 19, 19 और 10 29। अगर बच्चों हम सिल्वर का लिखें, एक एक बढ़ाते जाइए, ये हो जाएगा 4d10, ये हो जाएगा 5s1। अगर हम गोल्ड का लिखें बच्चों, तो गोल्ड का हो जाएगा 5d10, ये होगा 6s1। क्लियर? ये जितने भी एलिमेंट हैं बच्चों, इट बिलोंग्स टू फर्स्ट बी ग्रुप। अगर कोई हमसे पूछे कि तिवारी सर ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है ये किस ग्रुप में रखे गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, इट हैज़ बीन प्लेस्ड इन फर्स्ट बी ग्रुप। जनरल कन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चों? n-1 d10 ns1, सबके डी ऑर्बिटल में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, ns ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन वही है कि भाई तिवारी सर अगर इनके डी ऑर्बिटल पूरे भरे हैं तो हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं मानते? क्यों मानते हैं भाई? हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज मेटल्स हुज पेलेटिमेट डी ऑर्बिटल इज नॉट फिल्ड या इज इनकम्प्लीट, पूरी तरह से भरे नहीं हैं। तो बच्चों हम पढ़ते क्या हैं? हम ये पढ़ते हैं दी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, स्टेट ऑफ कॉपर। कॉपर की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों, होती है 2+। सिल्वर की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सिल्वर की 2+। गोल्ड की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3+। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज 2+, सिल्वर इज 2+, गोल्ड इज 3+। अगर कॉपर की 2+ है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले से, 1 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले से, तो क्या आ जाएगा बच्चों बाहर? 3d9 4s0। बताओ भाई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? कि अगर d में 9 है, अगर हम d ऑर्बिटल बनाए बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 4 5, तो अगर 9 इलेक्ट्रॉन है तो 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए Cu को, कॉपर को हम ट्रांजिशन एलिमेंट मानते हैं। सिल्वर में भी वही हालत है, 2 है, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, क्या बनाएगा? 4d9 सिल्वर विल बी देयर। बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, रटने वाली बात ही नहीं है। 4d9 5s0, इसका मतलब हम इसे भी ट्रांजिशन एलिमेंट मान सकते हैं, क्योंकि इसके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इट कंटेन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। गोल्ड 3 है, एक यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से निकलेगा, तो इट विल कंटेन हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 5d8 और ये हो जाएगा 6d0। तो हम ये देखते हैं कि इन तीनों का, कॉपर हो चाहे वो सिल्वर हो चाहे वो गोल्ड हो, इनके पेलेटिमेट जो डी ऑर्बिटल्स हैं, बाहर से जो अंदर वाली डी ऑर्बिटल्स हैं, ये इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे नहीं हैं। कॉपर 2+ में 3d9 इलेक्ट्रॉन्स होगा, सिल्वर 2+ में 4d9 इलेक्ट्रॉन्स होगा, गोल्ड 3+ में 5d8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना। देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल यानी बाहर वाले से
एक अंदर वाले जो डी ऑर्बिटल्स हैं दे आर पेनल्टी मेट डी ऑर्बिटल्स, इनके जो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स आर not completely filled with electrons or not completely filled with electrons, वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे नहीं होते हैं. therefore they are considered as transition elements. therefore they are considered as transition elements. बच्चों याद हो गया यार कि होना तो ये चाहिए था कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के अंदर 3d10, 4s1, 4d10, 5s1, 5d10, 6s1. But we know that in their stable oxidation state, copper exists in the form of Cu2+, silver exists in the form of Ag2+, and gold exists in the form of A3+. तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला 3d9, यहाँ से 2 निकाला 4d9, यहाँ से 3 निकाला 5d8. It means their penultimate d orbital is incomplete and therefore we can say that कि they are considered as transition elements. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे. बच्चों हमारा जो अगला पॉइंट है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर सॉफ्ट विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना. हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों कि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है सॉफ्ट होता है विथ लो मेल्टिंग पॉइंट. वाई जिंक कॉमा कैडमियम एंड Hg मीन्स बच्चों मरकरी, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी जो मेटल्स हैं आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है. बच्चों आपको याद हो मैंने तीनों के आपको कन्फिगरेशन बताए थे, अगर आपने लिखे हो. चलिए एक बार तीनों के कन्फिगरेशन देखते हैं. जिंक कितना होता है बोलो 30, कैडमियम कितना होता है बोलो 48, मरकरी कितना होता है बोलो 80, है ना. ये हो गया तीनों. अगर आप जिंक का लिखोगे, देखिए बच्चों अगर हमें 3D ट्रांजिशन सीरीज़ का याद है तो हम 4D, 5D, 6D किसी का भी कन्फिगरेशन लिख सकते हैं, बशर्ते हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि उसके नीचे कौन कौन से एलिमेंट है. आर्गन 3D10, 4s2 इसका लिखेंगे तो इनर्ट गैस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके नीचे सिंपली डैश कर दीजिए, एक बढ़ा दीजिए 4d10, 5s2, यहाँ भी एक बढ़ा दीजिए 5d10, 6s2. बच्चों मुझे बताइए क्या इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं है, इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. तो बच्चों क्या होगा जब किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दे हैव स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड. तो वो ज़्यादा मात्रा में मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो यहाँ पर क्या है, वी कैन से दैट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी कंटेन ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल. पेनल्टीमेट डी क्यों बोल रहे हैं? 4 अंदर वाला 3 है, 5 अंदर वाला 4 है, 6 अंदर वाला 5 है. तो जिंक, कैडमियम और मरकरी के पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, जोड़े में होते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड नहीं बना पाते. दैट्स वाई दे आर अनेबल टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड ड्यू टू विच दे आर सॉफ्ट विथ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना. कितना प्यारा आंसर है बच्चों. वी कैन से दैट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी contain all paired electrons in their contain all paired electrons in their penultimate d orbitals. Contain zinc, cadmium and mercury contain all paired electrons in their penultimate d orbital, penultimate d orbitals, है ना. आप देख सकते हैं सारे पेयर्ड हैं, 10 मतलब 5 पेयर, 5 पेयर, 5 पेयर इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स. देयरफॉर दे फॉर्म वीक मेटेलिक बॉन्ड, इसलिए जिनका जो मेटेलिक बॉन्ड होता है बच्चों वो कमज़ोर होता है. देयरफॉर दे फॉर्म वीक मेटेलिक बॉन्ड, जिसके कारण ड्यू टू विच जिसके कारण दे आर सॉफ्ट विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना बच्चों. ड्यू टू विच वी कैन से
दे आर सॉफ्ट विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। बहुत इजी आंसर है बच्चों, एक बार आप पढ़ेंगे आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल है तिवारी सर। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, देयर पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स देयर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। चूंकि इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, दैट्स व्हाई दे फॉर्म वीक मेटेलिक बॉन्ड। इनके मेटेलिक बॉन्ड कमजोर होते हैं, ड्यू टू विच दे आर सॉफ्ट विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन लिखते हैं, बिल्कुल इसी का अपोजिट है बच्चों अगला क्वेश्चन। वाई ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, है ना बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है वाई ट्रांजिशन मेटल्स हैव वाई ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, है ना। क्या बोलते हैं बच्चों, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ATOMI, एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब बच्चों सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि आखिर ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती क्या है ना। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बच्चों, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। एंथैल्पी मतलब जो है बच्चों हीट होती है। एंथैल्पी जो है हम हीट को कहते हैं, किसको कहते हैं, हीट को। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटेलिक क्रिस्टल इनटू आयंस या इनटू सेपरेट एटम्स। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटेलिक क्रिस्टल और मेटेलिक लेटिस इनटू सेपरेट एटम्स इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, है ना। हम लिख सकते हैं the amount of heat required to break the atoms, to break the metallic crystal, into separate atoms, है ना, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन, है ना। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटेलिक क्रिस्टल या मेटेलिक लेटिस, क्रिस्टल लेटिस इनटू सेपरेट एटम्स इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब मुझे बताओ बच्चों, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उनके पास ज़्यादातर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स और एलिमेंट्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके कारण क्या होता है, दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, दैट इज दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, है ना। सिंस हम ये लिख सकते हैं, सिंस ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं। देयरफॉर दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, वो जो है बच्चों स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, है ना। दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड ड्यू टू विच, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं, ड्यू टू विच दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ड्यू टू विच दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, याद हो गया बच्चों। हमारा क्वेश्चन ये था कि ट्रांजिशन एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा क्यों होता है। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है बच्चों, कि वो हीट जो किसी मेटेलिक क्रिस्टल को से एटम को अलग करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके डी ऑर्बिटल में कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं, लिख दो, इन देयर n-1 डी ऑर्बिटल या पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, है ना, n-1 डी ऑर्बिटल। देयरफॉर दे फॉर्म, है ना, देयरफॉर दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, इसलिए वो क्रिस्टल लेटिस में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, ड्यू टू विच दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन।
नोट कर लीजिए बच्चों। कभी कभी हमसे पूछा जाता है विच ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। विच ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट शो या डजंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई, और क्यों? तो बच्चों हमारा इसका आंसर होगा स्कैंडियम, है ना। इसका आंसर होगा बच्चों स्कैंडियम। डू यू नो एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम? भाई कोई मुझे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर बताएगा जी? हाँ बताइए। 21, बिल्कुल सही। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। हम लिख सकते हैं आर्गन 4s2 3d1। होना तो ये चाहिए था कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए थी +2 मिनिमम, और मैक्सिमम इसके पूरे इसके अनपेयर्ड तो ये होनी चाहिए थी +3। लेकिन क्या होता है बच्चों कि स्कैंडियम का जो d ऑर्बिटल होता है वो बहुत स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल होता है। हम इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के अलग नहीं कर सकते, इसलिए सीधे का सीधा पूरा 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। और ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों करता है ना। यहाँ हम लिख सकते हैं स्कैंडियम shows only +3 oxidation state due to their stable 3D penultimate orbital, due to their stable 3D penultimate orbital। अच्छा बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, रीजनिंग क्वेश्चन है कि भाई स्कैंडियम से लेके तो जिंक तक ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो भाई इसको भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसका जो d ऑर्बिटल है बच्चों स्टेबल होता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकल के पूरे के पूरे 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाते हैं, एंड इट शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड डजंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है Cr3 पॉजिटिव ऑब्लिक Cr2 पॉजिटिव हैज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल while Mn3+ ऑब्लिक Mn2+ हैज लार्ज पॉजिटिव E0 वैल्यू y। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर नेगेटिव आएगा इसका मतलब पहला वाला पोर्शन वहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर क्या है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, इट मीन्स Cr3 पॉजिटिव विल बी मोर स्टेबल, है ना। देखिए आप एक बार समझ जाएंगे ना, आपको दिक्कत नहीं होगी। नेगेटिव आया है, इट मीन्स हम लिख सकते हैं Cr3 पॉजिटिव विल बी मोर स्टेबल, Cr3 पॉजिटिव विल बी मोर स्टेबल as it has stable configuration of बताइए कौन सा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों? जनरली जो हमारा आर्गन होता है, मैं करके भी बता रहा हूँ, आर्गन का होता है 3d5 और 4s1। अब यहाँ 3 पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव है तो एक यहाँ से हटा दीजिए और 2 यहाँ से हटा दीजिए, तो ये बचेगा 3d3। और बच्चों आपको मालूम है अगर हम CFT देखें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखें, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया है T2G का 3 होता है ना। यहाँ 3+ है, 3 पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव लिखा है, इसका मतलब पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। पॉजिटिव लिखा होगा तो दूसरा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना। नेगेटिव लिखा है, पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो Cr3+ विल बी मोर स्टेबल एज इट हैज़ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, 3 कम कर दो, एक यहाँ से कम कर दो, 2 यहाँ से कम कर दो, तो ये हो गया T2G3। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आता है। तो एज इट हैज़ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ T2G3, है ना, ये वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना। अब देयरफॉर इट कैन नॉट बी इजीली रिड्यूस्ड इनटू Cr2 पॉजिटिव, देयरफॉर इट कैन नॉट बी इजीली रिड्यूस्ड, इसलिए इजीली रिड्यूस नहीं होगा, इट कैन नॉट बी इजीली रिड्यूस्ड इनटू Cr2 पॉजिटिव। फिर से बता रहा हूँ मैं, ध्यान दें, नेगेटिव अगर वैल्यू आती है तो पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा, और ये आसानी से Cr2 पॉजिटिव में रिड्यूस नहीं होगा। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहे हैं? दूसरे पार्ट में ये बोल रहे हैं Mn3+ ऑब्लिक Mn2+ हैज़ लार्ज पॉजिटिव E0 वैल्यू, लार्ज पॉजिटिव E0 वैल्यू।
अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उल्टा होगा, बाद वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और पहला वाला दूसरे में इजीली रिड्यूस होगा। तो दूसरे वाले पार्ट का अगर अपन आंसर लिखें तो हम ये लिख सकते हैं Mn2 प्लस विल बी मोर स्टेबल। समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, Mn2 प्लस will be more stable as it has stable configuration of अब जैसे मैंगनीज का अगर आप लिखोगे तो मैंगनीज 25 होता है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आर्गन 3d5 4s2। अब 2 प्लस है तो ये 2 हटा दीजिए तो हो जाएगा 3d5 4s0। तो इसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, एज इट हैज़ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d5 4s0। स्टेबल हो गया ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये हो जाए या ये हो जाए, दोनों में से जो हो वो बेटर है। निगेटिव में पहला करेंगे, पॉजिटिव में दूसरा करेंगे। एज इट हैज़ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d5 4s0। देयरफॉर, भाई ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये इसमें इजीली, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर Mn3 प्लस आयन विल बी इजीली रिड्यूस्ड इनटू, will be है ना, can be easily reduced into, can be easily reduced into बोलो बच्चों Mn2 प्लस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। देखो बच्चे हमेशा उलझते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में उलझते हैं। सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, यदि मान लीजिए यहाँ निगेटिव है तो पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और ये इजीली रिड्यूस दूसरे में नहीं होगा, और अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है तो दूसरा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और पहला वाला आसानी से दूसरे वाले में रिड्यूस होगा। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। फिर इसी टाइप का हम अगला करते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह से है। देखिए कॉन्सेप्ट को पकड़िए, वैसे आप उलझ जाओगे इन तरह के क्वेश्चंस में। E0 वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है Mn2 प्लस ऑब्लिक Mn के लिए निगेटिव है। मैंने क्या बताया, निगेटिव के लिए पहला ज़्यादा स्टेबल होता है और ये इजीली रिड्यूस नहीं होता। पॉजिटिव के लिए दूसरा ज़्यादा स्टेबल होता है और ये इजीली रिड्यूस हो जाता है। इज नेगेटिव वाइल फॉर Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इज पॉजिटिव एक्सप्लेन। चलिए बताइए यहाँ पे कौन 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 ज़्यादा स्टेबल होगा, पहला वाला। तो हम लिखेंगे Mn2 प्लस है ना, Mn2 प्लस ऑब्लिक Mn इज नेगेटिव, Mn2 प्लस ऑब्लिक Mn इज नेगेटिव है ना। ये नेगेटिव है, क्यों है, बिकॉज, क्योंकि कारण ये है बिकॉज Mn2 प्लस इज मोर स्टेबल, Mn2 प्लस इज मोर स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल है ना। एज इट हैज़, अब कन्फिग्रेशन लिखें, एज इट हैज़ स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ, एज इट हैज़, बोलो बच्चों, इनका जो कन्फिग्रेशन होता है एज इट हैज़ स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ, बताओ भाई मैंगनीज है, मैंगनीज का यदि हम लिखें तो 25 होता है। कन्फिग्रेशन क्या होगा, आर्गन 3d5 4s2। अब यहाँ पे 2 प्लस है तो ये हटा दो तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका स्टेबल कन्फिग्रेशन क्या होगा बच्चों, स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ 3d5 4s0 है ना। अब अगर ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, निगेटिव है तो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, देयरफॉर इट Mn2 प्लस कैन नॉट बी इजीली रिड्यूस्ड, कैन नॉट बी इजीली रिड्यूस्ड इनटू है ना Mn, इसलिए ये Mn में इजीली रिड्यूस नहीं होगा, कैन नॉट बी इजीली रिड्यूस्ड इनटू मैंगनीज। ये अगर नेगेटिव वैल्यू है बच्चों तो हमें ये समझ में आ रहा है कि Mn2 प्लस जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि हमने उसका स्टेबल कन्फिग्रेशन भी लिख के बता दिया, इसलिए ये Mn में इजीली रिड्यूस नहीं होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इज़ पॉजिटिव, तो हमारा आंसर होगा तिवारी सर Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इज़ पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, Cu2 प्लस इज लीस्ट स्टेबल, इसका मतलब ये हुआ Cu2 प्लस इज लीस्ट स्टेबल, ठीक है। एंड इट कैन बी इजीली रिड्यूस्ड इनटू, एंड इट कैन बी इजीली रिड्यूस्ड इनटू Cu है ना। एज इट हैज़, Cu में इसलिए रिड्यूस हो रहा है, एज इट हैज़ स्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ, स्टेबल कन्फिगुरेशन ऑफ 3d10
4s1, क्योंकि इसका जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर का वो 3d10 4s1 होता है, जबकि Cu2+ में हो जाएगा 4s0 3d9, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ध्यान रखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है, पानी की बात नहीं हो रही है। पानी की अगर बात होगी तो Cu2+ ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, यहाँ अलग है। पॉजिटिव निगेटिव कोई भी कॉन्सेप्ट आए, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए, अगर निगेटिव आएगा पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ये इसमें इजीली रिड्यूस नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिव आएगा दूसरा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और पहला वाला दूसरे वाले में इजीली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों पर बच्चों बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है Mn2O3 इज बेसिक इन नेचर वाइल MnO2O7 इज एसिडिक वाई, है ना। Mn2O3 का नेचर बेसिक होता है जबकि Mn2O7 का नेचर एसिडिक होता है। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें, इसके आंसर को देखें, तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है ना। जितना ऑक्सीजन है उतनी इसकी, देखो यहाँ ऑक्सीजन की 2 है, मैंगनीज की 3 है। यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है जो हाईएस्ट है। तो हम आंसर ये लिख सकते हैं बच्चों कि Mn2O3 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3 है। और ये बच्चों जब हम इसको पानी से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है MnOH होल थ्राइस, है ना, MnOH होल थ्राइस। और मैंगनीज हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक, इसलिए बेसिक होता है। जबकि Mn2O7 जब पानी से रिएक्ट करता है तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होती है। तो यहाँ पर ये बनाता है पर मैंगनिक एसिड H4MnO4, इसलिए हम ये कहते हैं बच्चों कि Mn2O7 जो होता है इसका जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक, है ना। ध्यान से मैं लिख के बता रहा हूँ बच्चों, देखिए इन Mn2O3, अगर हम Mn2O3 की बात करें, सो दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज +3, वही है ना। Mn2O3 तो 3 है, तो 3 है इज +3। इट रिएक्ट्स विथ वार्म वाटर, ये गर्म पानी से रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स विथ वार्म वाटर, गर्म पानी से रिएक्ट करता है टू फॉर्म MnOH होल थ्राइस, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड, है ना। आप चाहे तो इसका नाम लिख लें। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है क्योंकि 3 ऑक्सीजन जुड़ा है, और ये गर्म पानी से रिएक्ट करके मैंगनीज हाइड्रोक्साइड बनाता है बच्चों। देयरफॉर वी कैन से दैट Mn2O3 इज बेसिक इन नेचर। इसका जो नेचर होता है बच्चों वो कैसे नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। चलिए अगले पार्ट का आंसर लिखते हैं बच्चों। चलो बताओ बच्चों, Mn2O7 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 7। यहाँ पर कितनी थी? 3। ये भी पानी से रिएक्ट करता है, ये भी पानी में जब घोलते हैं तो पानी से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बनाता है पर मैंगनिक एसिड, तो एसिड बनाता है, इसलिए इसका नेचर एसिडिक होता है। तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों कि Mn2O7, ये जो Mn2O7 है ये क्या करता है? Mn2O7, इन Mn2O7 इस कंपाउंड में दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, दी ऑक्सीडेशन बहुत इजी वे में एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, स्टेट ऑफ Mn इज, Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +7 होती है। देयरफॉर इट रिएक्ट्स विथ वाटर, अगर हम इसको पानी में डिजोल्व करें तो ये पानी से रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म HMnO4। ये जो कंपाउंड है ना बच्चों, इसका नाम होता है पर मैंगनिक एसिड, पर मैंगनिक एसिड। तो भाई ये तो उल्टा है, ये जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब आ रहा है, इसकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तब तो ये पानी से रिएक्ट करके बना रहा है HMnO4 पर मैंगनिक एसिड। सो देयरफॉर वी कैन से दैट Mn2O7 इज एसिडिक इन नेचर। इसका जो नेचर होता है बच्चों वो कैसा नेचर होता है बताओ भाई? Mn2O7 का एसिडिक इन नेचर। तो नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि Mn2O3 बेसिक क्यों होता है, जबकि Mn2O3 बेसिक क्यों होता है और Mn2O7 एसिडिक क्यों होता है। बच्चों ये पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आ गया, MnO इज बेसिक इन नेचर वाइल Mn2O7 इज एसिडिक इन नेचर वाई। इसका भी आंसर सेम ही होगा बच्चों कि जो MnO है इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। बताओ भाई +2 कैसे पता चला? क्योंकि ये +2 है,
ये -2 है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि MnO में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो आप बोलोगे तिवारी सर +2 है। तो ये पानी से रिएक्ट करता है और पानी से रिएक्ट करके बनाता है मैंगनीज हाइड्रोक्साइड। तो हम लिखेंगे इन MnO द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज +2। Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों वो कितनी होती है, +2 होती है। देयरफॉर इट रिएक्ट्स विथ वार्म वाटर, है ना, ये इजीली रिएक्शन नहीं होती है। इट रिएक्ट्स विथ वार्म वाटर, गर्म पानी से रिएक्ट करता है, एंड टू फॉर्म मैंगनीज हाइड्रोक्साइड MnOH होल ट्वाइस। इसके पहले वाले ने बनाया था MnOH होल थ्राइस, क्योंकि वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 थी। तो इट रिएक्ट्स विथ वार्म वाटर टू फॉर्म मैंगनीज हाइड्रोक्साइड, देयरफॉर वी कैन से दैट MnO इज बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर, इसलिए हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो MnO होता है उसका नेचर बेसिक होता है। जबकि भाई दूसरे वाले का तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको लिखवाया है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में कराया। क्या कराया तिवारी सर कि जो Mn2O7 होता है इसके अंदर जो हमारा मैंगनीज होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। और ये किससे रिएक्ट करता है, ये जब पानी से रिएक्ट करता है तो पानी से रिएक्ट करने के बाद बनाता है HMnO4 बनाता है ना, पर मैंगनीक एसिड, इसलिए एसिडिक होता है। तो अगले वाले पार्ट का जो आंसर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। नोट कर लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंस था बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है Eu2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वाई, है ना। ये जो आयन है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, चाहे तो कॉपी में नोट कर लें। नंबर 1, क्योंकि आगे भी हमें काम पड़ेगा, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, इजीली ऑक्सीडाइज्ड होता है, ध्यान रखिएगा। और नंबर 2, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो इजीली रिड्यूस्ड होता है। वो क्या होता है बच्चों, वो इजीली रिड्यूस होता है। ये दोनों कॉपी में नोट कर लो बच्चों कि जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जहाँ लिखने को आएगा आप लिखना वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा, और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो इजीली रिड्यूस होगा, है ना। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, है ना, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन वही है कि Eu2+ इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वाई। Eu2+ जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है, ठीक है। चलिए, अब अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों तो बताइए ये इजीली ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो Eu2+ है ना इजीली ऑक्सीडाइज इनटू, ये जो Eu2+ होता है बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और लूज करने के बाद इजीली ये Eu3+ में ऑक्सीडाइज हो जाता है। बच्चों चार्ज बढ़ने के साथ इसका हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाती है, विच हैज हाई हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि Eu2+ इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू, भाई कैसे पता चला ऑक्सीडाइज है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है। और तिवारी सर आपने बताया कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज होता है, ये हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। Eu2+ इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू Eu3 पॉजिटिव। Eu3 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन करके इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब चार्ज बढ़ेगा बच्चों तो उनकी हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी, विच हैज हाई हाइड्रेशन एनर्जी, विच हैज बोलो बच्चों हाई हाइड्रेशन एनर्जी, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, विच हैज हाई हाइड्रेशन एनर्जी। इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर Eu2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। Eu2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आप चाहें तो रिएक्शन भी लिख के बता सकते हैं जैसा मैंने आपको लिखा है ना। आप जो है रिएक्शन भी लिख कर बता सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों, पेपर में आप रिएक्शन को भी लिख कर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब इजीली ऑक्सीडाइज होगा, और जब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी देखो बच्चों, जब चार्ज बढ़ेगा ना, आयनिक चार्ज बढ़ता है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है, तो विच हैज हाई हाइड्रेशन एनर्जी। देयरफॉर Eu2+ इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और चाहो तो इक्वेशन को भी लिख के बता दो, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है Cr2+ इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग इन नेचर वाई। अब ये स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है,
मतलब Cr2 प्लस इज इजीली ऑक्सीडाइज इनटू Cr3 पॉजिटिव, है ना, मैंने बताया था ना आपको बच्चों, रिड्यूसिंग आए तो इजीली ऑक्सीडाइज कर दो, तो Cr2 प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये हो जाएगा Cr3 प्लस, ठीक है। अगर हम इसका, अगर क्रोमियम का आप देखो तो क्रोमियम का क्या होता है, क्रोमियम का अगर हम देखें तो 24 होता है, अगर 24 होगा तो आर्गन, ये हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 3d5, ये होगा 4s1, तो अगर 2 प्लस है तो एक यहाँ हट जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3d4, ये स्टेबल नहीं है भाई। अगर हम ये देखें, बहुत ध्यान से समझो भाई, जल्दबाजी मत करना यहाँ पे। देखो Cr2 प्लस है, स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इजीली ऑक्सीडाइज होगा। अगर हम क्रोमियम का देखें कन्फिगरेशन, क्रोमियम 24 होता है तो ये होगा आर्गन 3d5 और 4s1। अब यहाँ 2 प्लस है, तो 2 प्लस है तो एक यहाँ से निकाल दो, एक यहाँ से निकाल दो, है ना, तो ये हो जाएगा 3d4 और ये हो जाएगा 4s0। लेकिन बच्चों जब ये 3 पॉजिटिव होगा, जब ये 3 पॉजिटिव होगा तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। और 3 में आपको मालूम है कि स्टेबल कब होता है, T2G, है ना, मैंने आपको पढ़ाया था, आप अगले पिछले सेगमेंट में जाइएगा, पढ़िएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर इसका जो कन्फिग्रेशन होगा, जो स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा, क्या होगा, T2G3 का इसमें स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा, T2G3 का इसमें स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि Cr2 प्लस इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू Cr3 प्लस, है ना, विच हैज हाई हाइड्रेशन एनर्जी। भाई जब भी चार्ज तुम्हारा बढ़ेगा, हमें हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी, विच हैव हाई हाइड्रेशन एनर्जी एंड स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ T2G3। तो हम ये लिख सकते हैं Cr2 प्लस इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू, इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू, समझ के पढ़िए, रटिए मत, इनटू Cr3 पॉजिटिव, ठीक है ना, इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू बोलो Cr3 पॉजिटिव, विच हैज हाई हाइड्रेशन एनर्जी। दो बातें ज़्यादा होंगी, एक तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, एंड स्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ T2G3, and stable configuration of T2G3 का स्टेबल कन्फिगरेशन होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर, पूरा का पूरा क्वेश्चन यही नोट कर लीजिए कि Cr2 पॉजिटिव इज अ स्ट्रांगली रिड्यूसिंग इन नेचर। समझ में आ गया? चाहे तो ये रिएक्शन लिख दे Cr2 प्लस -1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cr3 पॉजिटिव। T2G3 स्टेबल कैसे बना, फिर से समझ लीजिए। क्रोमियम का 24 होता है, अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे आर्गन, हम लिखेंगे 3d5 4s1, हमें 3 इलेक्ट्रॉन कम करना है। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो हो जाएगा आर्गन 3d3, ये हो जाएगा 4s0। अब ये 3d3 स्टेबल थोड़ी ना है, ये 3d3 स्टेबल कब है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा CFT में, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो T2G3 होता है उसे हम स्टेबल कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पर ही बेस्ड है कि Mn3 प्लस इज इजीली ऑक्सीडाइजिंग, मतलब हम यहाँ पर इसको रिड्यूस करेंगे, वाइल Cr2 प्लस इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, मतलब हम Cr2 प्लस को ऑक्सीडाइज करेंगे, है ना। चाहो तो इक्वेशन के फॉर्म में देखो, यहाँ पे Mn3 प्लस है, अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग लिखा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के इसको रिड्यूस कर दो तो ये हो जाएगा Mn2 प्लस हो जाएगा, और Mn2 प्लस का स्टेबल कन्फिग्रेशन क्या होगा 3d5, इसका स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा 3d5। अच्छा, दूसरा Cr2 प्लस स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है ना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, Cr2 प्लस इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, तो Cr2 प्लस को ऑक्सीडाइज कर दो, तो Cr2 प्लस से हम एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा Cr3 प्लस हो जाएगा। Cr3 प्लस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पर स्टेबल कन्फिग्रेशन क्या होगा बच्चों, T2G3 का स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा। बच्चों ये टोटल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन से आप रट नहीं सकते, तो अब यहाँ पे ऑक्सीडाइज लिखा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ये होगा Mn3 प्लस इज इजीली रिड्यूस्ड इनटू, Mn3 प्लस इज इजीली रिड्यूस्ड इनटू, इजीली ये रिड्यूस होगा क्योंकि ऑक्सीडाइज लिखा है, इजीली रिड्यूस्ड इनटू, किस में रिड्यूस हो जाएगा, जल्दी से बोलो,
Mn2 में, Mn2 प्लस में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब लो हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, है ना, विथ स्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ, विथ स्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ, क्या होगा, कौन सा कन्फिगरेशन है, 3d5, है ना। देयरफॉर के बाद पूरा यही का यही लिख दो कि Mn3 प्लस इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। देयरफॉर के बाद मैं लिख रहा हूँ Mn3 प्लस, है ना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना, Mn3 प्लस इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग, ये लिख दो पूरा। अच्छा, दूसरा इन्होंने पूछा है Cr2 प्लस इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, मतलब हम ये लिख सकते हैं Cr2 प्लस इज easily oxidized into, Cr2 plus is easily oxidized into Cr3 plus। स्टेबल कन्फिग्रेशन क्या होगा, T2G3 विथ स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ, विथ स्टेबल, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, विथ स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ T2G3, है ना, T2G3 का स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा। देयरफॉर के बाद वही छाप दो, देयरफॉर Cr2 प्लस इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, है ना बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर समझे तो। जहाँ ऑक्सीडाइजिंग है वो इजीली रिड्यूस होगा, जहाँ रिड्यूसिंग है वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा होने के बाद उसके बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए ऐसे क्वेश्चन को बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है वाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, वाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ आयरन, Fe समझते हो, Fe मतलब आयरन, इज मोर देन कॉपर, है ना। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है बच्चों, जब किसी लेटिस क्रिस्टल को, आयनिक क्रिस्टल को तोड़कर उससे एटम को अलग अलग करना होता है, तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। किसी सॉलिड क्रिस्टल को तोड़कर एटम के रूप में अलग अलग करना, और जब हम तोड़कर उसको एटम के रूप में अलग अलग करेंगे तो हम उसको एनर्जी देंगे। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट विच इज यूटिलाइज्ड और विच इज गिवन टू एन सॉलिड क्रिस्टल टू ब्रेक अप इनटू इट्स एटम इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बच्चों, इसके आंसर को समझने के पहले सबसे पहले हम आयरन और कॉपर का कन्फिगरेशन देखते हैं। आयरन कितना होता है, 26, लिखेंगे क्या, आर्गन 4s2 3d6। बच्चों ये मैंने आपको, आप देखेंगे तो इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको लिखना सिखाया है ना। यू कैन सी दिस सेगमेंट। आर्गन 18 हो गया, 18, 18 2 20 और 6 26, तो 26 हो गए। अच्छा, अब इसमें क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3d है, डी बनता है 5, तो अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें कितने हैं, तो इसके अंदर 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1 2 3 4, इसके पास जो है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास बच्चों 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला हमारा कौन है बोलो, अगला तिवारी सर हमारा कॉपर है। चलिए हम कॉपर की बात करते हैं। कॉपर 29 होता है, कॉपर को हम क्या लिखते हैं, 3d10 4s1। अगर हम कॉपर का कन्फिग्रेशन देखें तो कॉपर के 3d में बताओ बच्चों एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, 1 2 3 4 5, तो ये भी पेयर, 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 यानी ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो बच्चों ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, आयरन के पास है। अगर आयरन के पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आयरन विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। आयरन का जो मेटेलिक बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। इसलिए आयरन, वी कैन से दैट इन 3d ऑर्बिटल ऑफ आयरन इट कंटेन्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। इसका मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा होता है जिसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ड्यू टू विच द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज ऑफ आयरन इज मोर, while in copper its all electrons are paired. That's why its metallic bond will be very weak, and that's why its enthalpy of atomization will be very less as compared to iron. तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों कि Fe contain आयरन, आपको डायग्राम मैंने बना के बता दिया है, contain 4 unpaired electrons, contain 4 unpaired electrons in their 3d orbital, in their 3d orbital
अपने 3d ऑर्बिटल में ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, देयरफॉर फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, देयरफॉर फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाता है जिसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। देयरफॉर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ आयरन इज मोर, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ Fe इज मोर। सिंपल सी बात है। अच्छा, जबकि अगर हम, ये तो बात तुम्हारी आयरन की हो गई थी, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना। इन कॉपर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन d ऑर्बिटल, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन 3d ऑर्बिटल्स। इसके 3d ऑर्बिटल्स में बच्चों सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो क्या होगा, देयरफॉर इट फॉर्म्स वेरी वीक मेटेलिक बॉन्ड, देयरफॉर इट फॉर्म्स वेरी वीक, या वीक लिख दो, वीक मेटेलिक बॉन्ड, वीक मेटेलिक बॉन्ड। तो जब बच्चों वीक मेटेलिक बॉन्ड होगा तो क्या होगा, इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत कम होगी, देयरफॉर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन विल बी लेस। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि अगर हमें आयरन और कॉपर दिया हो, मैंने आपको एक डायग्राम भी बना के बता दिया कि आयरन के पास 4 अनपेयर्ड है, तो ये मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा तेज़ी से बनाएगा, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होगी, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये मेटेलिक बॉन्ड बहुत कम बनाएगा, तो इसलिए इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई वी कैन से एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ आयरन विल बी मोर देन कॉपर। नोट कर